Hi guys, most welcome to all of you in Commerce Legend. So congratulations to all of you for successfully completing your 10th and joining Commerce. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर मैंने आपको जो है वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन आपको होगा कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कॉमर्स लीजेंड का वीडियो आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो है कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एज़ वेल एज़ आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको जो है प्रोफेशनली पर्सन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको जो है कॉमर्स पढ़ाऊँगा मैं आपको, और आपको समझना भी है बहुत ही अच्छी तरह से। और आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स आता है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में डालिए, मैं आपके डाउट्स को 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ वॉच करते रहिए हमारे कॉमर्स लीजेंड चैनल्स को, और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को जो है इस चैनल्स के बारे में बताइए। और मेरा विश्वास है कि आपको ये चैनल अच्छा लगेगा और समझ में आएगा भी, और आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। सो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल्स को वॉच कीजिए और अपना करियर बनाइए दोस्तों। ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लीजेंड। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखेंगे। इसमें हम लोग जो है दो टॉपिक देखेंगे आज। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपका लेक्चर 1 है क्लास 11 का। तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपके बुक्स में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग का प्लेन लैंग्वेज में आपको मालूम होना चाहिए कि हिसाब किताब। ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शंस ये आपका दिया गया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस होता क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमेटिकली। अभी बिजनेस में डे टू डे होता क्या है? बिजनेस में डे टू डे जो है पैसा आता है, पैसा जाता है, मतलब कैश रिसिप्ट्स आता है, पेमेंट्स किया जाता है। ठीक है। अभी कैश रिसिप्ट्स आएगा और पेमेंट्स जाएगा, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि पेमेंट्स कोई जो है डिजिटल मनी से भी करता है, कैश रिसिप्ट जो है पेपर करेंसी में भी होती है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद जो है सेल्स एंड परचेस। आपका बिजनेस में किसी का भी बिजनेस होने दीजिए, उसके अंदर सेल्स एंड परचेस तो होगा ही। तो यहाँ पे आपको जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है वो क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उसके अंदर ये तीन चार चीजें ये मेन होती है, कैश रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स एंड परचेस। और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो वो भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको दिया गया है, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनीज और मनीज वर्थ। बिजनेस एंटरप्राइज का यहाँ मतलब है कि छोटे बड़े जितने भी बिजनेस कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है उनको यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज कहा गया है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर कोई एनजीओ। सो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डील करते हैं। अब जब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे जो है मनी का भी रोल होगा। मनी का रोल क्या होगा? वहाँ पे मनी का रोल ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई थिंग्स को परचेस करता है तो पैसा देता है, तो एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के एक्सचेंज में उसको फिर प्रोडक्ट वो परचेस करता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इसको भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये भी एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ।
तो इसको भी हम लोग बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और मनीज वर्थ। सो थर्ड पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज टू whether the activities are feasible, profitable and are to be continued or not. ओके। सो आप बोलेंगे कि बुक कीपिंग के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों लिखते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका रीज़न आपको ये थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है। ये सब इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने बिजनेस से रिलेटेड ले सके। अभी बिजनेस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो यही होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं है। दैट मीन्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर जो प्रॉफिटेबल है तो शुड वी कंटिन्यू द बिजनेस, अगर जो प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम वाइंड अप कर दे बिजनेस को। ठीक है ना। सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है हमको बुक कीपिंग से मिलता है। आप बोलेंगे बुक कीपिंग हमको अपने आप बता देगा। जी हाँ दोस्तों, बुक कीपिंग में जो आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे तो उसको एनालिसिस करोगे, उसका रिपोर्ट बनाओगे। रिपोर्ट बनाने के बाद ही तो आपको एंड ऑफ द डे मालूम पड़ेगा कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, उसके ऊपर आपने टोटल कितना पैसा कमाया, कितना गवाया। तो आपका जब फाइनल रिपोर्ट बनेगा तो ही तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है फिजिबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस and other organizations is required not only by the proprietor and managers of business and other organizations but also to various other stakeholders such as the government, investor, customers, employees and researchers। जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है बिजनेस के बारे में, इसमें जो है हमको तो इंटरेस्ट रहेगा ही क्योंकि हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। लेकिन हमारे अलावा दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोग भी जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो कंपनी का मालिक है या कंपनी का जो मैनेजर्स है, उनको तो ये सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स बोले तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट दिया गया है, इन्वेस्टर दिया गया है, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स, इतने आपको इस एग्जांपल में दिया दिया गया है। तो देखिए, हम लोग ने ऊपर की 3 पॉइंट में देखा कि हमको एक इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग से मिलता है। वो बुक कीपिंग का इंफॉर्मेशन यूज करके जो प्रोपराइटर है, मैनेजर से, वो अपने बिजनेस का फ्यूचर प्लान डिसाइड करता है कि उसको फ्यूचर में अपने बिजनेस को किस हिसाब से ग्रोथ करवाना है या कैसे उसको बिजनेस पॉलिसी उसको डिसाइड करनी है। लेकिन उसके अलावा जो स्टेक होल्डर है, जैसे कि गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या क्या मतलब गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या कंसर्न है, गवर्नमेंट को क्या देखना है हमारे बिजनेस में। भाई गवर्नमेंट को जो है हमारे बिजनेस में ये इंटरेस्ट होता है कि अगर जो हमारा बिजनेस जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबल है तो गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा, आई मीन टू से गवर्नमेंट को भी उसका टैक्सेशन कंप्लीटली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं रेगुलरली। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है हमारे बिजनेस में और जो है एज अ स्टेक होल्डर करके इन्वॉल्व होती है। सेम वे इन्वेस्टर, आपने अब इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है या छोटा ही बनाया है, लेकिन आपने अगर जो बैंक से लोन लेके आपने अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो बैंक कौन है? वो इन्वेस्टर है जिसने कि आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। तो बैंक जो है वो भी जो है आपके बुक कीपिंग्स को चेक करती है कि हाँ भाई मैंने सही जगह पे पैसा लगाया है या नहीं, या फिर मैंने जो पैसा दिया है हाँ फला फला ऑर्गेनाइजेशन या फला फला बिजनेस को, वो जो है उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं। देन कस्टमर्स, कस्टमर्स को जो है, तो कस्टमर्स को क्या इंफॉर्मेशन मिलता है बुक कीपिंग से? कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि कस्टमर को ये हम ये कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो है कस्टमर को ये बताता है कि देखिए ये प्रोडक्ट जो है हमारा बहुत ही हाईली सेलेबल प्रोडक्ट है, तो आप यही प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो फिर कस्टमर जो है वही प्रोडक्ट परचेज करता है।
जो उसको सेल्स पर्सन बताता है। लेकिन वो सेल्स पर्सन को मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हाईली सेल्सेबल है? जब उस प्रोडक्ट का सेल्स बुक कीपिंग के सिस्टम के थ्रू बुक्स में रिकॉर्ड होगा, तो ही तो उस सेल्स पर्सन को मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हाईली सेलेबल है या नहीं। सेम वे जो है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कैसे मालूम पड़ता है? एम्प्लॉइज को जो है बुक कीपिंग के थ्रू ही मालूम पड़ता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जो कंपनी ग्रो कर रही है तो उसके साथ, कंपनी के ग्रो के साथ जो है, ग्रोथ के साथ एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा। एंड रिसर्चर्स को अगर जो कोई प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है कि कोई प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसके अंदर और भी कुछ नए नए सिस्टम्स का और भी कोई नए नए सिस्टम जो है उसके अंदर लेके आना, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है बड़े पैमाने पे कैसे मालूम पड़ेगा रिसर्चर्स को? बुक कीपिंग के थ्रू ही मालूम पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। सो अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग का जन्म कैसे हुआ, अकाउंटिंग में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुए। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रीजन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उनके जो मंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है बहुत ही फेमस बुक्स है, जिसमें जो है आपको ये बताया गया है कि अगर जो कोई भी देश का अगर जो अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चलानी है, तो उसमें टैक्सेशन सिस्टम कैसे इन्वॉल्व करना है, उसमें फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे डिसाइड करनी है, ये सारी चीजें जो है अर्थशास्त्र में दी गई है। ठीक है। तो ये बुक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, उनके मिनिस्टर जो थे, मंत्री जो थे, कौटिल्य ने ये बुक्स लिखी थी। वेर इन सम रेफरेंस can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards it was called as देशीनामा, और बाद में यही बुक्स जो है देसीनामा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। बाद में लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ, अकाउंटिंग वाज डन बाय एजेंट्स। तो जो अकाउंटिंग थे वो एजेंट्स लोग लिखने लगे। जैसे आप लोग ने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा है, लाला लाला लोग जो है बैठ के श्रीमंत लोगों का, अमीर लोगों का बुक्स लिखते थे ना, तो दैट इज द एजेंट्स। ठीक है। सो अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्थी पीपल्स। हाँ, ठाकुरों की, ठाकुर लोगों का जो है, लाला लोग बैठ के अकाउंट्स मेंटेन करते थे ना। सो वो यहाँ पे आपको बताया गया है इस लाइन में। दे प्रिपेयर्ड अकाउंट्स पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का मालिक हुआ करता था, उसके लिए वो लोग पीरियोडिकली अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, मतलब बनाते थे। पीरियोडिकली अकाउंट्स बोले तो हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली, ऐसा। द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेर फाउंड इन द 12th सेंचुरी इटसेल्फ। और बाद में जो है सिविलाइजेशन होते गया, उसके बाद जो है डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ 12th सेंचुरी में। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, जो आप लोग एफआईजीसी से लेके एंड ऑफ द कॉमर्स, आपको बहुत लंबे समय तक डेबिट एंड क्रेडिट मिलते रहेगा। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में आपको दिया है, इन द ईयर 1994 लुका डी बार्गो पेस्युली, एन इटालियन मर्चेंट, एक इटालियन व्यापारी थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है, उन्होंने, इटालियन मर्चेंट जो थे, उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर जो आपने एक जगह से परचेस किया प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट आया कहाँ से, कहीं और से आया होगा, बरोबर ना। ठीक है। तो ये मतलब एक ही चीज को दो जगह रिकॉर्ड करना। फिलहाल तो आप लोग ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग करके लो, क्योंकि ये मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग देखना है। ठीक है। ये एग्जाम में उतना, एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग देखिए।
फिर आगे आपको दिया है कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी large scale operations were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organizations which involve separation of ownership from management. देखिए, देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब स्मॉल लेवल पे बिजनेस होता है तो एक ही आदमी जो है बिजनेस भी देखता है, पैसा भी देखता है बिजनेस का, और ओवरऑल सारे ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ एक सिंगल आदमी जो है देख लेता है। जैसे कि एक पान की दुकान है, वहां पे एक ही आदमी जो है सब कुछ मैनेज करता है, वही माल लाएगा, वही माल बेचेगा, वही जो है पैसा भी गिनेगा, वही पैसा डिपॉजिट भी करेगा। लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे टाटा, बिरला, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो वहाँ पे जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जो है, उन लोग पूरे दिन माल लेके आएंगे, फिर माल बेचेंगे, फिर उसके बाद पैसा भी काउंट करने बैठते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जब इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है, जिसको कि यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से बताया गया है, तो ऐसी बड़ी बड़ी जब कंपनी बन जाती है तो वहाँ पे दो ग्रुप बनते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है ना। वहाँ पे जो है बड़े बड़े ग्रुप हो जाते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, दूसरा होता है ओनरशिप ग्रुप। ओनरशिप ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो उस कंपनी का मालिक है, जिसने कि डायरेक्टली उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको बोलते हैं ओनरशिप का ग्रुप। और दूसरा एक ग्रुप होता है मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है उसमें सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, नॉलेजेबल और वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो कि ओनर के दिए हुए अमाउंट्स को बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं और अपना ब्रेन यूज करके उसको, उसके अंदर प्रॉपर पॉलिसी वगैरह जो भी रहेगा उसको एग्जीक्यूट करके बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। दैट मीन्स द मैनेजमेंट, मैनेज करना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपको कि हैंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स एंड इन्वेस्टर द बिजनेस establishment require detailed information about business which viewed the ways for development of comprehensive financial accounting information system। इस तरीके से जो है ओनर का भी जो इंटरेस्ट है और इन्वेस्टर जो है उसका भी जो है इंटरेस्ट जो है उस बिजनेस के अंदर, दोनों का इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है इंफॉर्मेशंस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कॉम्प्रिहेंसिव फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है ओनर का भी जो इंटरेस्ट है और जो इन्वेस्टर है उसका भी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की जो है अपने को ज़रूरत होती है यहाँ पे। और लास्ट में आपको दिया गया है कि इन द 20th सेंचुरी द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉज्ड इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। 20वीं शताब्दी में ऐसा हुआ कि जो एनालिसिस हुआ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग के लिए, अगर जो आपको मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो उसके कारण जो है एक नया ब्रांच ओपन हुआ, एक नया प्रकार का अकाउंटिंग लाया गया सिस्टम में, जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आया। सो उसके बाद आपको दिया गया है नेक्स्ट की दो, अकाउंटिंग वाज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। जब अकाउंटिंग नया नया आया था तो वो एक एक इंडिविजुअल के को ध्यान में रख के ही बनाया गया था, लेकिन बाद में ग्रेजुअली डेवलप्ड, बाद में जो है ये डेवलप हुआ इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन द 21st सेंचुरी। तो बाद में जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करके ये डेवलप हुआ है। और this is the due to the vast growth in business activities as a result of development in various fields, thus accounting has become inevitable in the modern world for business। So last पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि this is due to the vast growth in the business activities। बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ होने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स। हाँ, बहुत सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट हुए, और उसके कारण जो है आज की तारीख में हम जो है अकाउंटिंग को जो है अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत ही इनविटेबल पार्ट हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड का। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए, और आप यह वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर अवश्य करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइए। और मेरे इस कॉमर्स लीजेंड वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो के बारे में लिखिए, और आपको जो भी डाउट्स होगा वो भी आप लिखिए। आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।